नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास प्रगतिवाद पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्थापना ए प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। तर्क है आर, क्योंकि यह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला था। यह हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर 1942 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत तर्क भी सही है, क्योंकि प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार मार्क्सवाद है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो ऑप्शन में है अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अभिजात्यवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी आद्रंद्र प्रगतिवादी नहीं रहा? ऑप्शन में है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त प्रश्न व विकल्प दोनों त्रुटिपूर्ण है, अतः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन तथा नरेंद्र शर्मा हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस धारा को कहा जाता है। तो उस धारा को जो है ऑप्शन में है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में 1935 से लेकर 1942 ईस्वी के कालखंड को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ऑप्शन है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्ति यथार्थ, यथास्थितिवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग चेतना प्रधान। अगला प्रश्न है, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ऑप्शन है नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, डैश डैश प्रगतिवाद का आधार है। तो प्रगतिवाद का आधार है, ऑप्शन में है रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंदात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस
स्तर की संस्था है? तो ऑप्शन में है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? ऑप्शन में है प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद जी ने किया था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी। अभी अगले प्रश्न में हम लोग देखा है इसको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1926 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1939 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? अध्यक्ष का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद ही हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? तो प्रेमचंद जी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो ऑप्शन है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो ऑप्शन है छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रकृति का, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का, मार्क्सवादी प्रभाव का, उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो ऑप्शन है यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन है धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो इसमें प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का वास्तविक नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। अगला प्रश्न है,
वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो नागार्जुन का है, अभी बताया हमने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का असली नाम है तो वैद्यनाथ मिश्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो ऑप्शन है भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है तो इसमें है युग की गंगा। युग की गंगा इनकी रचना नहीं है। युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। ये बाकी तीनों रचनाएं जो है नागार्जुन की हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कबीरदास के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? तो कबीर के उपरांत तो नागार्जुन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितने ओजपूर्ण तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया है। यह हो गई इस प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रकृतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इसमें से कौन कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? तो कौन सी विशेषता है जो प्रगतिवाद की नहीं है? तो ऑप्शन है कल्पना प्रवणता, शोषण का विरोध, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कल्पना प्रवणता छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि हैं तो इनमें से कौन है जो प्रगतिवादी कवि हैं? तो ऑप्शन में है जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन।
तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? तो जमुन जल काव्य के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन में है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, युग धारा। तो ऑप्शन है युग की गंगा और नींद के बादल। युग की गंगा और नींद के बादल, ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं, जबकि युगधारा नागार्जुन की कृति है। ये जो है नागार्जुन की है, नागार्जुन की है यह। आग का आईना भी लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है। तो बस इस विकल्प में दो ही उत्तर सही हैं, तो इस प्रश्न को आगे करते हैं। दो विकल्प दे दिए हैं इसमें। अगला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, काव्य पंक्तियों का संबंध है, किससे है? तो प्रगतिवाद से है। प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिवादी कविता से। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित हिंदी साहित्य का एक काव्य आंदोलन है। गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख करते हैं। मुक्तिबोध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। काव्य संग्रह चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक। अगला है कहानी संग्रह इनका काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। उपन्यास है विपात्र। इन्होंने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा है। इन्होंने जयशंकर प्रसाद को बुर्जुआजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। तो इस प्रश्न की व्याख्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। इनमें कौन है जो प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं? तो आप सभी लोग पता होगा, अज्ञेय नहीं होंगे क्योंकि ये प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो ऑप्शन में है पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य बीड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? तो चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है, अभी बताया हमने व्याख्या वाले में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं?
तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो भूल गलती जो है मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की कविता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो वही प्रश्न है, मुक्तिबोध की है, यह मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी मुक्तिबोध हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। तो यह है गजानन माधव मुक्तिबोध का, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेरे में। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो उस काव्य संकलन में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो ऑप्शन में है जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्मदिन की धूप में। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो ऑप्शन है विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति। तो मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इतिहास और संस्कृति। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य भाषा में हैं? तो ऑप्शन में है ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिवादी कवि हैं, इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली हिंदी के अतिरिक्त अवधी बोली में किया है। अमोला ग्रंथ इन्होंने 2792 छंदों में व अवधी भाषा में लिखा है। त्रिलोचन को सानेट का कवि कहा जाता है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ यह भी त्रिलोचन की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? तो वासुदेव सिंह है इनका पूरा नाम, वासुदेव सिंह, कट जा रहा है ये, तो वासुदेव सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? तो वही प्रश्न है, वासुदेव सिंह।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन में है नागार्जुन, रागेय राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिलोचन का है यह। अगला प्रश्न है, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो ऑप्शन है बाल काव्य, बाल काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, रीति काव्य। तो उर्वशी का काव्य रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकाव्य है उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। उर्वशी शीर्षक से एक अन्य रचना जयशंकर प्रसाद की भी है, जो चंपू काव्य है। उर्वशी को प्रगीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर के प्रबंध काव्य, तो दिनकर के प्रबंध काव्य हैं, दिखा देते हैं आपको। तो प्रणभंग खंड काव्य है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी महाकाव्य है, रश्मिरथी। उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी है वह रचना जो रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो ऑप्शन में है हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिधारा। त्रिधारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं, यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो दिनकर जी की रचना का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है रसवंती, पाथेय, मुकुल, रश्मिरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसवंती जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में है, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हारे को हरिनाम। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन में है अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो यह दिनकर की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनकर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो ऑप्शन में है रेणुका, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र को कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। यह इस प्रश्न की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, गोपाल दास नीरज, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है? तो ऑप्शन में है शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त,
महादेवी वर्मा। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन में है क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमकुम है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आहान 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आहान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा 1991 ईस्वी, अपलक 1991 ईस्वी और क्वासी काव्य संग्रह है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 1921 से लेके 1923 ईस्वी में किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन में है कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराजिता। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कर्णफूल, फूल, शूल तथा प्रवासी के गीत काव्य संग्रहों के रचयिता प्रगतिवादी धारा के कवि नरेंद्र शर्मा हैं, जबकि अपराजिता काव्य संग्रह के रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री कृत उपन्यास और शिवानी कृत कहानी संग्रह भी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है रक्तचंदन, प्यासा निर्झर, पलाशवन, मिट्टी और फूल, द्रौपदी, अग्निशस्य, मनोकामिनी, हंसमाला, सुवर्णा, बहुत रात गए। कहानी संग्रह है कड़वी मीठी बातें। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक 1-2 का संपादक कौन है? तो ऑप्शन में है शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभुनाथ सिंह का है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।